लोकतंत्र हमारी उन्नति का मार्ग है और संविधान हमारा सुरक्षा कवच है। लेकिन सिर्फ राजनीतिक इक्वलिटी आने से अगर सामाजिक और आर्थिक समानता नहीं होगी तो ये देश बनेगा नहीं। आज तक सुप्रीम कोर्ट में एक जज नहीं बना, 70-75 साल हो गए। क्यों नहीं बना? और जितने बड़े निर्णय होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट में होते हैं। मंडल कमीशन संविधान लागू होने के 40 साल बाद लागू होता है, पिछड़ों का आरक्षण, और कोई मनुवादी मानसिकता का आदमी सुप्रीम कोर्ट चला जाता है और सुप्रीम कोर्ट उस पर फट रोक लगा देता है और 2-2.5 साल तक वो वहां सुप्रीम कोर्ट में लटकता रहता है और उसके बाद क्रीमी लेयर लग करके वो आता है। ईडब्ल्यूएस का कोई आंदोलन नहीं हुआ, लेकिन अपने आप सरकार उसको लेके आती है। 48 घंटे में वो लोकसभा राज्यसभा में पास हो जाता है, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो जाते हैं, कैबिनेट से लागू हो जाता है। हम लोग छोटे छोटे चीजों के लिए लड़ते रहते हैं कि यहाँ आरक्षण मिल जाए, वहां आरक्षण मिल जाए, यहाँ भागीदारी मिल जाए, लेकिन देश को जो कंट्रोल करता है वो पावर स्ट्रक्चर, सुप्रीम कोर्ट जो पावर स्ट्रक्चर का एक मजबूत स्तंभ है, वहां पे दलित, पिछड़े, आदिवासी हमारे भाई नहीं है। और जब तक वहां भागीदारी नहीं होगी, न्याय नहीं मिलेगा, भागीदारी नहीं मिलेगी। जो कंपनियां कठपुतली की तरह सरकारों को नचाती हैं, अदानी अंबानी टाइप की, उसमें आपकी भागीदारी नहीं। 500 फॉर्च्यून कंपनी में, मीडिया में आपके कितने चैनल हैं, कितने एडिटर हैं, कितने एंकर हैं, आपकी बात को मीडिया नहीं रखता, आपके दर्द को मीडिया नहीं रखता। आज के इस बेहद खूबसूरत कार्यक्रम जो एक नए विचारों को जन्म देता है, जो इंजीनियर साहब ने एक पुस्तक के रूप में आपके सामने रखे, उसके लिए मैं ललन कुमार जी को विशेष रूप से बधाई देता हूं। इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्र में मंत्री जीतन राम मांझी जी, हमारे भाई एडवोकेट राजेंद्र पाल गौतम जी, भाई संजय पासवान जी, और डाइवर्सिटी मैन के रूप में जाने वाले और मेरे जीवन में कई गुरु रहे हैं, उनमें से एक गुरु दुसाध साहब, नारी शक्ति की प्रतीक अनुशक्ति सिंह जी, भाई किरबानी साहब, अवस्थी साहब, और सामने हमारा आज़ाद और तमाम मेरे साथी। देखिए, किताबों का बहुत महत्व होता है और बहुत सारी किताबें ऐसी हैं जो नए विचारों को जन्म देती हैं और समाज को आगे लेकर के जाती हैं। बाबा साहब और इंजीनियर ललन कुमार जी के बीच में मैं एक बहुत बड़ी सिमिलरिटी, एक समानता देखता हूं कि बाबा साहब ने जब कोलंबिया यूनिवर्सिटी में बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल की तो वो चाहते तो अमेरिका में बस सकते थे। अमेरिका में उनको बहुत ऑफर थे कि इतने का पैकेज ले लीजिए, और अमेरिका में वो चाहते तो विवाह भी कर सकते थे, लेकिन उनके दिल में अपने समाज का दर्द था। जो भारत का जो बहुजन समाज, भारत का जो दलित समाज, वंचित और शोषित जो सदियों से है, उस दर्द के कारण बाबा साहब वापस भारत आए और उन्होंने पूरा का पूरा जो जीवन था वो समाज के लिए खपा दिया। अपने परिवार को उन्होंने समय नहीं दिया। जो आम आदमी परिवार के लिए जो कुछ करता है वो उतना भी अपने परिवार के लिए उन्होंने नहीं किया। और ये बात सही है कि पढ़े लिखे लोगों ने बाबा साहब का साथ नहीं दिया और आज भी नहीं दे रहे। मैं देखता हूं हमारे बहुत सारे पढ़े लिखे साथी बाबा साहब के संविधान की वजह से, आरक्षण की वजह से बड़े बड़े पदों पे जाते हैं, बड़ी बड़ी डिग्रियां भी हासिल करते हैं, लेकिन उसके बाद वो समाज को भूल जाते हैं, बाबा साहब को भूल जाते हैं और अपनी मुक्ति में और अपने विलासतापूर्ण जीवन कैसे ज़्यादा से ज़्यादा संपत्ति अर्जित करें उसमें लग जाते हैं। लेकिन दुनिया में हमेशा कुछ लोग हैं जो अपने से ज़्यादा अपने समाज को और मानवता को ज़्यादा महत्व देते हैं। हमारे भाई ललन कुमार जी भी उनमें से एक हैं कि इन्होंने इंजीनियरिंग की इतनी बड़ी डिग्री हासिल की
और जो आम इंजीनियर है वो कहीं ना कहीं कोई नौकरी पकड़ लेता है और फिर वहां पे आपको पता है कि जितने ठेके छूटते हैं उनमें 10% जो होता है वो इंजीनियर का अपना मान के चलता है। लेकिन उस रास्ते पे नहीं चले और ये पूरे समाज के उत्थान के लिए अपना जीवन जी रहे हैं। और जो मैं पढ़ रहा था इनका पुस्तक के बारे में और जो इन्होंने लिखा है, बहुत ही सुंदर शब्द हैं कि लोकतंत्र हमारी उन्नति का मार्ग है और संविधान हमारा सुरक्षा कवच है। समान भागीदारी की इन्होंने बात की, सभी वर्गों की संख्या अनुपात में शासन, प्रशासन, संसाधन, अवसर, रोजगार तथा नीति एवं निर्णय निर्माण में भागीदारी। अगर वास्तव में ये सब चीज हो जाए, जिस मिशन को लेकर ललन कुमार जी चल रहे हैं, तो मैं कहूंगा कि धरती पे स्वर्ग उतर आएगा। एक उटोपिया जिसको बोलते हैं वो स्थापित होगा। लेकिन ऐसा होता नहीं। बाबा साहब ने संविधान लिखा, देश को समर्पित किया 26 नवंबर 1949 को। तो उन्होंने कहा था कि ये संविधान 2 महीने बाद लागू हो जाएगा और एक इक्वलिटी, पॉलिटिकल इक्वलिटी इस देश में आ जाएगी। 1 मैन 1 वोट, 1 वोट इक्वल वैल्यू। लेकिन सिर्फ राजनीतिक इक्वलिटी आने से अगर सामाजिक और आर्थिक समानता नहीं होगी तो ये देश बनेगा नहीं। वो बाबा साहब का जो सपना, जो दूसरी आजादी का सपना भी हम लोग बोलते हैं एक्टिविस्ट, कि आर्थिक और सामाजिक समता का सपना, वो आज भी अधूरा है। और संख्यानुपात में सब चीज हो, जिस मिशन को लेकर के ललन कुमार जी चल रहे हैं, जिस मिशन को लेकर मैं समझता हूं हमारे दुसाद जी हमें शिक्षा देते रहते हैं, हमारे गौतम भाई, तमाम हमारे मंच पे जो बैठे हैं, सब उसके लिए काम करते हैं। वो कहीं ना कहीं इस देश में होता नहीं है। हम लोग छोटे छोटे चीजों के लिए लड़ते रहते हैं कि यहाँ आरक्षण मिल जाए, वहां आरक्षण मिल जाए, यहाँ भागीदारी मिल जाए। लेकिन देश को जो कंट्रोल करता है वो पावर स्ट्रक्चर, उस पावर स्ट्रक्चर में जब तक सभी वर्गों की, सभी जातियों की भागीदारी नहीं होगी, ये देश नहीं बनेगा। और वो पावर स्ट्रक्चर क्या है? वो पावर स्ट्रक्चर है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में कितने दलित और पिछड़े जो हैं वो जज बनते हैं, वो आप मेरे को बताएं। मैं जिस जाति से आता हूं, मैं सब जातियों के बारे में नहीं जानता, इसलिए सबके बारे में बात नहीं कर सकता। लेकिन जहां भी इस तरह की सभाएं होती हैं, मैं पूछता हूं, जहां दलित और पिछड़े मेरे भाई मिलते हैं, कि मेरी जाति में, जो कि संख्या में इस देश में बहुत बड़ी संख्या में है, आज तक सुप्रीम कोर्ट में एक जज नहीं बना। 70-75 साल हो गए। और कोई कहता है कि 10% आबादी है आपकी, कोई कहता है 15% है। तो क्यों नहीं बना? और जितने बड़े निर्णय होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट में होते हैं। मंडल कमीशन संविधान लागू होने के 40 साल बाद लागू होता है, पिछड़ों का आरक्षण। और कोई मनुवादी मानसिकता का आदमी सुप्रीम कोर्ट चला जाता है और सुप्रीम कोर्ट उस पर फट रोक लगा देता है और 2-2.5 साल तक वो वहां सुप्रीम कोर्ट में लटकता रहता है और उसके बाद क्रीमी लेयर लग करके वो आता है आधा अधूरा। ईडब्ल्यूएस का कोई आंदोलन नहीं हुआ, लेकिन अपने आप सरकार उसको लेके आती है। 48 घंटे में वो लोकसभा, राज्यसभा में पास हो जाता है, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो जाते हैं, कैबिनेट से लागू हो जाता है। कुछ लोग जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में कि आर्थिक आधार पे तो आरक्षण नहीं लिखा संविधान में, आपने कैसे कर दिया, इस पे रोक लगाई है। लेकिन ईडब्ल्यूएस आरक्षण पे रोक नहीं लगती। एक 60 और 65% आबादी जो ओबीसी की है, उनको 27%, और अगर असलियत में देखें तो जमीन पे 13, 14, 15% आरक्षण मिला है। और जो 12% आबादी है, जिसमें इकोनॉमिक वीकर सेक्शन यानी 8 लाख से कम कमाने वाले लोग मुश्किल से शायद 1% हैं, उनको 10% आरक्षण मिलता है। तो किस लिए है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो पावर स्ट्रक्चर का एक मजबूत स्तंभ है, वहां पे दलित, पिछड़े, आदिवासी हमारे भाई नहीं है। और जब तक वहां भागीदारी नहीं होगी, जो पावर स्ट्रक्चर का एक मजबूत स्तंभ है,
न्याय नहीं मिलेगा, भागीदारी नहीं मिलेगी। इसी तरह 500 फॉर्चून कंपनियां हैं, अंबानी की कंपनी है, अदानी की कंपनी है। अब यहां डिफरेंट कई समाज के लोग बैठे हुए हैं, दलित में भी काफी समाज के लोग बैठे हुए हैं, ओबीसी के भी कई समाज के लोग बैठे हुए, मैं देख रहा हूं, पहचान रहा हूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने सुना होगा कि एक आदमी 25,000 करोड़ रुपए लोन लेके भाग गया, कोई 50,000 करोड़ रुपए बैंकों का लोन लेके विदेश में भाग गया। कि आपके किसी समाज का कोई आदमी 25-50,000 करोड़ रुपए का लोन लेके भागा हो तो बताएं। मनोज जी, आप हाथ खड़े कर रहे हैं, आपके समाज का भागा क्या? मिलता ही नहीं है। तो जब आपको 10,000 20,000 करोड़ का लोन मिलेगा नहीं तो अदानी अंबानी आपके लोग बनेंगे कैसे? तो ये समझने की बात है कि जो पावर स्ट्रक्चर है इस देश का, जो कंपनियां कठपुतली की तरह सरकारों को नचाती हैं अदानी अंबानी टाइप की, उसमें आपकी भागीदारी नहीं। 500 फॉर्चून कंपनी में मीडिया में आपके कितने चैनल हैं, कितने एडिटर हैं, कितने एंकर हैं, आपकी बात को मीडिया नहीं रखता, आपके दर्द को मीडिया नहीं रखता। तो ये जो सपना हमारे लल्लन जी देख रहे हैं, ये सपना मानवता के हिसाब से ये होना चाहिए था, ये न्याय का तकाजा है। लेकिन ये भागीदारी न्याय कब मिलेगी ये मुझे नहीं मालूम। लेकिन जब तक ऐसे दीवाने जिंदा हैं, जैसे हमारे भाई ललन कुमार जी हैं, हमारे गौतम जी हैं, हमारे दुस्साह साहब, जब तक 2000 शब्द रोज ना लिख लें इनको खाना नहीं पचता। और मैं समझता हूं जितना दुस्साह साहब ने लिखा शेक्सपियर ने भी नहीं लिखा होगा इतना, और बहुत अच्छा लिखा है। मैं जब इनके बारे में इन चीज़ों को पढ़ा तो मैं 30-40 साल से इस मिशन में था, मेरे को कई नई सोच सीखने को मिली। और मैंने इनको कहा कि आप मेरे गुरु हैं, क्योंकि आपसे मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। तो खैर मैं ज़्यादा लंबा नहीं बोलना चाहता, हमारे सामने बहुत सारे वक्त हैं, अपनी बात को रखेंगे। लेकिन इंजीनियर साहब, हम तो कुदरत से और जो भी ताकत है इस दुनिया को जो चलाती है उससे प्रार्थना करते हैं कि आप अपने मिशन में कामयाब हों। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।